नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हमने लास्ट सेशन में अशोक के बारे में पढ़ना शुरू किया था और अशोक के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने वृहद शिलालेखों के बारे में जानकारी ली थी। और वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 14 संख्या में मिले थे। आज के सेशन में हम उसी के आगे अशोक को पढ़ेंगे। और अशोक के बारे में अगर हम आज के सेशन की बातचीत करें तो सबसे पहले वृहद स्तंभलेख या महास्तंभलेख के बारे में जानकारी लेंगे, लघु स्तंभलेख के बारे में जानकारी लेंगे और फिर सबसे लास्ट में पृथक लेख के बारे में जानकारी लेंगे। और अगर समय बचा तो हम अशोक के धम्म के संबंध में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और चूंकि धम्म के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे चुका हूं, जैसे कि माता पिता का आदर करना, श्रवणों तथा ब्राह्मणों का क्या करना, सम्मान करना, इसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, धन का संचय ना करना, मतलब मित व्ययी ना होना, इस तरीके की अशोक की धम्म के संबंध में बातें देखने को मिलती। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को और सबसे पहले वृहद स्तंभलेख या महास्तंभलेख के बारे में जानकारी लेते हैं। महास्तंभलेख या इसी को आप क्या कहते हो? इसी को महास्तंभलेख कहते हो या वृहद स्तंभलेख कहते हो, या इसको क्या कहते हो? इसी को हम क्या कहते हैं? वृहद स्तंभलेख के बारे में वृहद स्तंभलेख कहते हो। वृहद स्तंभलेख, देखिए वृहद स्तंभलेख के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ जो है स्तंभ, यानी कि कुछ वृहद स्तंभों को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया गया अलग अलग राजाओं के द्वारा। जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें तो जैसे मैंने कल के सेशन में ही बताया कि जैसे एक दिल्ली टोपरा महास्तंभलेख था। दिल्ली टोपरा जो महास्तंभलेख था, अगर हम इसकी बातचीत करें तो ये मूलतः टोपरा हरियाणा में था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? दिल्ली फिरोज शाह मतलब कि जो फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में, वहां पर स्थानांतरित किया। इसी तरीके से जब हम आगे बातचीत करते हैं, एक अभिलेख और मिलता है, जैसे आप देखते हो दिल्ली मेरठ महास्तंभलेख। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख के बारे में बातचीत करते हैं तो आप देखते हो दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? दिल्ली मतलब फिरोज शाह कोटला लेकर गया। इसी तरीके से जैसे अगर हम आपसे बातचीत करते हैं प्रयाग स्तंभलेख के बारे में, इसी तरीके से जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखते हो जो प्रयाग स्तंभलेख है उसका मूल स्थान क्या है? कौशाम्बी। लेकिन बाद में उसको अकबर के द्वारा क्या किया गया? जो अकबर सम्राट हुआ, राजा अकबर हुआ, उसने क्या किया? उसको इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कराया। तो कुछ लोकेशन से क्या हुए? डाइवर्ट करे गए, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करे गए। बेसिकली ये अभिलेख हुए क्यों? तो अभिलेख क्यों खुदवाए गए, अभिलेख क्यों बनवाए गए? तो अभिलेखों के बनवाने के पीछे का रीजन ये था कि भैया सम्राट अशोक के द्वारा अपनी प्रजा पर जो भी नियम कानून, जो बातें हैं, दर्शन है, उसके बारे में उनको अभिलेखों पर क्या किया गया था? उत्कीर्ण करवाया गया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि भैया अशोक के पाषाण स्तंभों पर भी 7 लेखों का समूह उत्कीर्ण करवाया गया। अशोक के पाषाण स्तंभों पर भी 7 लेखों को उत्कीर्ण कराया गया। 7 लेखों को उत्कीर्ण करवाया गया। उत्कीर्ण का मतलब उकेरा गया। पत्थर पर लिखा कैसे जाएगा? तो छेनी हथौड़ी लेकर काटा जाएगा, है ना? उत्कीर्ण करवाया गया। जो निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। चलिए, और सबसे पहला हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहां पर दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख। देखिए दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें, या मूलतः कहां था? तो मूलतः इसकी जो लोकेशन देखने को मिलती है, मूलतः यह हरियाणा टोपरा में, मूलतः ये कहां पर था? तो हम कहेंगे मूलतः इसकी जगह है टोपरा हरियाणा में। टोपरा हरियाणा में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इसी को 1356 में इसी को क्या किया जाता है? इसी स्तंभ लेख को, इसी स्तंभ या महास्तंभ लेख को, इसी महास्तंभ लेख को, स्तंभ लेख को 1356 में 1356 में फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया। कहां पर ले जाता है इसको? दिल्ली ले जाता है, दिल्ली ले जाया गया।
तो दिल्ली में कहां पर, तो हम कहेंगे भैया दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली ले जाया गया, करिए दिल्ली ले जाया गया, समझे, दिल्ली ले जाया गया, ठीक है। तो पहला जो स्तंभ लेख है वो है दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख। इसको 1356 में 1356 में कौन, तो हम कहेंगे भैया 1356 में क्या किया गया, इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली ले जाया गया, कहां से, टोपरा से। और अगर हम आपसे बातचीत करें, केवल यही वह स्तंभ लेख है जिस पर 7 अभिलेख उत्कीर्णित है, केवल इसी पर 7 अभिलेख क्या है, 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, अभिलेख उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण है। बाकी अगर हम आपसे बातचीत करें तो बाकी पर 6 देखने को मिलेंगे। जैसे अगले के बारे में बातचीत करें तो अगला देखते हो मेरठ दिल्ली या दिल्ली मेरठ महास्तंभ लेख। दूसरा क्या है, मेरठ दिल्ली महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख। देखिए मेरठ दिल्ली महास्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें तो मैंने अभी बताया आज ही के सेशन में कि इसको भी फिरोज शाह तुगलक ही क्या करता है, फिरोज शाह कोटला ले जाता है। और अगर हम आपसे बातचीत करें इसको कब ले जाएगा, तो हम कहेंगे 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको कहा, मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट करा गया। तो हम कहेंगे इस अभिलेख को या इस स्तंभ लेख को, महास्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1360 में 1360 में मेरठ से दिल्ली, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली कहां पर, तो फिरोज शाह कोटला ले जाया गया। और अगर हम आपसे बातचीत करें, ले जाया गया, इसी पर बातचीत करें तो इस पर 6 अभिलेख क्या हैं, इस पर 6 अभिलेख उत्कीर्ण है। कितने, 6 अभिलेख इस पर उत्कीर्ण है। तो एक लाइन और लिख लो, केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण है। इस पर कितने, तो इस पर 6 अभिलेख या 6 लेख, अभिलेख जगह लेख लिखो, 6 लेख उत्कीर्ण है। कितने, 6 लेख उत्कीर्ण है, ठीक। अगले के बारे में बातचीत करें जो तीसरा है, तीसरा महास्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें तो तीसरा महास्तंभ लेख है आपका इलाहाबाद या प्रयाग का। तो हम क्या कहेंगे भैया, प्रयाग या इलाहाबाद का महास्तंभ लेख, प्रयाग महास्तंभ लेख, ठीक। मूलतः अगर हम आपसे बातचीत करें ये कहां पर था, तो मैंने आपको पहले ही बताया मूलतः या कौसाम्बी में था, मूलतः कौसाम्बी में था। कहां पर था, कौसाम्बी प्रयागराज से लगता हुआ जिला है। और अगर हम यहीं पर बातचीत करें, इसको क्या किया गया, कौसाम्बी से इलाहाबाद के किले ले जाया गया। कहां पर, इलाहाबाद ले जाने का श्रेय किसको जाता है, अकबर को जाता है। अकबर इसको क्या करता है, कौसाम्बी से इलाहाबाद ले जाता है। यही वह प्रयाग महास्तंभ लेख है जिस पर हम देखेंगे, जिस पर क्या देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे भैया समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के लेख भी इस पर खुदे हुए। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, आगे हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, भारत का नेपोलियन, प्रयाग प्रशस्ति। और इसके साथ साथ बातचीत करें तथा जहांगीर के लेख, जहांगीर के लेख भी क्या हैं, इसी पर उत्कीर्ण है, लेख इस पर उत्कीर्ण है, इस पर उत्कीर्ण है। इसके साथ साथ बातचीत करें तो आप देखोगे यह स्तंभ लेख जो है, महास्तंभ लेख है, इसको अगर हम आपसे बातचीत करें, यह स्तंभ लेख अशोक द्वारा कौसाम्बी के महामात्रों को दिया गया। यह जो महास्तंभ लेख है ये कौसाम्बी को किसको दिया गया, तो हम कहेंगे यह महास्तंभ लेख कौसाम्बी के महामात्रों को दिया गया, कौसाम्बी के महामात्रों को दिया गया। कौसाम्बी के महामात्रों को दिया गया। और थोड़ी सी बातचीत करें, अशोक की रानी के द्वारा, इसी पर देखने को मिलता है प्रयाग महास्तंभ लेख में कि अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा कुछ दान पुण्य का भी काम देखने को मिलता है। तो एक लाइन और लिख लेंगे कि इसी पर अशोक की रानी कारुवाकी
अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान पुण्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी और बातचीत करें, यह महास्तंभ लेख जो है, अगर हम कहेंगे तो इसी को जानते हैं अकबर के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसी को अकबर के द्वारा कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद ले जाया गया था। ठीक है, और इस पर भी हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे भैया इस पर भी 6 लेख उत्कीर्ण है। और कौन से, वही दिल्ली टोपरा वाले, जो दिल्ली टोपरा वाले 6 लेख हैं, वही इस पर भी क्या है, इस पर भी उत्कीर्ण है। ठीक है, इस पर कितने लेख उत्कीर्ण है, तो इस पर भी 6 लेख उत्कीर्ण है। तो कहेंगे 6 लेख उत्कीर्ण है, इस पर उत्कीर्ण है, 6 लेख उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। अगले के बारे में बातचीत करें, चौथा महास्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें, तो चौथा महास्तंभ लेख है लौरिया अरराज महास्तंभ लेख। लौरिया अरराज, लौरिया अरराज महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख। लौरिया अरराज महास्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है, तो इसकी लोकेशन है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण कहां पर है, तो हम कहेंगे ये भैया बिहार में। यहीं पर चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा तिनकटिया पद्धति के अगेंस्ट में, तिनकटिया प्रणाली के अगेंस्ट में चलाया गया, और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह जो आंदोलन है वो यहीं पर चलाया गया था, तिनकटिया प्रणाली के अगेंस्ट में। बातचीत करें अगर इस पर भी कितने लेख, इस पर भी कितने लेख उत्कीर्ण है, तो 6 लेख क्या है, 6 लेख इस पर उत्कीर्ण है, 6 लेख क्या है, उत्कीर्ण है। अगले के बारे में बातचीत करें, नेक्स्ट के बारे में, अगला जो है 5वें महास्तंभ लेख की बातचीत करें तो लौरिया नंदनगढ़ महास्तंभ लेख। लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ स्तंभ महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख। ये भी कहां पर है, तो नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ जो महास्तंभ लेख है, इसकी लोकेशन के बारे में बातचीत करें, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। कहां पर, पश्चिमी चंपारण में है। और अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें तो इस पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर भी कितने लेख उत्कीर्ण है, तो हम कहेंगे 6 लेख उत्कीर्ण है। कितने, 6, जो एक प्रकार से स्क्रिप्ट्स हैं, इस पर क्या की गई, उकेरी गई हैं, 6 लेखों को उत्कीर्णित करा गया है। अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे यही लौरिया नंदनगढ़ महास्तंभ लेख है जिसके ऊपर आप देखोगे सिंह की मूर्ति भी उत्कीर्णित है। इसी के ऊपर क्या है, शेर की मूर्ति, सिंह की मूर्ति क्या है, को उत्कीर्णित करा गया, और नीचे राजहंसों की पंक्तियों को मोती चुगते हुए दर्शाया गया। मोती चुगना, मोती चुगना, मोती चुगना मतलब जो राजहंस होते हैं वो क्या करते हैं, मोतियों को चुगने का कार्य करते हैं, तो इसी पर दिखाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बातचीत करें, आगे रामपुरवा महास्तंभ लेख, छठे की बातचीत करें तो रामपुरवा महास्तंभ लेख, रामपुरवा महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख। रामपुरवा महास्तंभ लेख की बातचीत करें, लोकेशन इसकी सेम, कहां पर, तो आप कहोगे पश्चिमी चंपारण बिहार में, पश्चिमी चंपारण बिहार में, पश्चिमी चंपारण बिहार में इसकी लोकेशन है। और बातचीत करें तो इस पर कितने लेख उत्कीर्ण है, तो हम कहेंगे सिंपल सी बात है, इस पर भी 6 लेखों का उत्कीर्ण कराया गया, 6 लेख उत्कीर्णित है, 6 लेख क्या है, इस पर उत्कीर्णित है। ठीक है, अगर हम यहीं पर थोड़ी सी आपसे बातचीत करें, थोड़ी सी बातचीत करें तो आप देखोगे इस पर जो शीर्ष का सिंह है, जो रामपुरवा का महास्तंभ लेख है, इसके जो शीर्ष पर शेर का मूर्ति उत्कीर्णित करा गया था वो नष्ट हो गया है, परंतु उसके नीचे जो राजहंस बनाए गए थे, जो मोती चुभते हुए दर्शाए गए, वो अभी भी दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसके आगे हम इसी में अशोक के अभिलेखों के बारे में ही बातचीत करें तो हम महास्तंभ लेख के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला हम पढ़ेंगे क्या, अगला है भैया लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलर एडिक्ट। लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलर एडिक्ट, लघु स्तंभ लेख। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, हम पढ़ने चल रहे हैं लघु स्तंभ लेख के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लघु स्तंभ लेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लघु स्तंभ लेख क्या है, ठीक है, लघु स्तंभ लेख क्या है, कैसे क्या है, कहां कहां पर है, इनको कहां कहां पर सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया गया था,
खुदवाया गया था, उत्कीर्णित करवाया गया। चलिए, और इसमें से हम पहला पढ़ने चल रहे हैं भैया। पहला पढ़ेंगे सारनाथ स्तंभ लेख के बारे में। पहला क्या? पहला पढ़ेंगे सारनाथ स्तंभ लेख। अब ये लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इस लोकेशन पर पहली बार महात्मा बुद्ध के द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन, हमने आपको बताया धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब पहली बार उपदेश दिया गया वाराणसी काशी में। और इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो आप देखोगे संघ भेद अभिलेख है। ये क्या है? संघ भेद अभिलेख है। मतलब ये किसको समर्पित करा गया है? तो महामात्रों को संबोधित करा गया। इसमें महामात्रों को क्या किया गया है? महामात्रों को निर्देश दिए गए, महामात्रों को संबोधित है ये। अब ये महामात्रों को क्या संबोधन किया जाएगा? इसमें यह कहा जा रहा है, इसमें सम्राट अशोक कह रहा है कि बौद्ध संघ में फूट डालना, बौद्ध संघ में फूट डालना, ठीक है, या उसे किसी अन्य प्रकार से, या उसे किसी अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाने वाले को, नुकसान पहुंचाने वाले को, क्षति पहुंचाने वाले को दंड का विधान करता है। यहां मतलब बताया गया दंड का विधान किया गया है कि अगर कोई महामात्र ऐसा करता है जिससे बौद्ध संघ में क्या करती है? फूट पड़ती है, या उससे किसी अन्य प्रकार का क्या होता है? बौद्ध संघ को क्षति पहुंचती है, तो उसको दंड दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा? उसको सजा दी जाएगी। दंड की व्यवस्था यहां पर करी गई। इसके साथ साथ अगर हम बातचीत करें तो हम यहीं पर कहेंगे, तो यहां पर भिक्षु और भिक्षुड़ियों दोनों के लिए, चाहे वो भिक्षु हो चाहे तो भिक्षुड़ी हो, दोनों के लिए क्या किया गया? दोनों के लिए ही दंड का प्रावधान किया गया। दोनों के लिए क्या किया गया? दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, और यह बेसिकली कौशांबी तथा पाटलिपुत्र के महापात्रों को संबोधित करा गया। जो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है वो किसको समर्पित है? तो हम कहेंगे कौशांबी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को संबोधित है। ठीक है, अगली बातचीत करें। अगला जो है वो सांची का अभिलेख है। दूसरा जो स्तंभ लेख है वो कहां का? सांची स्तंभ लेख। सांची स्तंभ लेख। और सांची स्तंभ लेख की बातचीत करें तो ये कहां पर है? सांची स्तंभ लेख आप सबको पता है कि ये विदिशा एमपी में है, विदिशा एमपी में है। और इसमें भी अगर हम आपसे बातचीत करें तो क्या कहा गया? इसमें भी संघ भेद अभिलेख है। यह भी क्या है? संघ भेद अभिलेख है। संघ भेद अभिलेख का मतलब कि भैया बौद्ध संघ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और कोई अगर ऐसा कार्य करता है जिससे बौद्ध संघ को क्षति पहुंचती है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही करी जाएगी, ऐसा। अगले के बारे में बातचीत करें, नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें, प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें, यह वही स्तंभ लेख है जिस पर 6 लेख क्या हैं? 6 लेख इस पर उत्कीर्ण कराए गए हैं। 6 लेखों को उत्कीर्णित करवाया गया, 6 लेखों को उत्कीर्णित करवाया गया। और इसी में रानी कारुआकी क्या करती है? दान पुण्य के बारे में बातचीत करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, इसी स्तंभ लेख को समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ जहांगीर ने भी इस अभिलेख में कुछ एडिशन कराया है। मतलब एक प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रजा को, महामात्रों को, किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। इसके साथ अगर हम अगली बातचीत करें, नेक्स्ट चौथे की बातचीत करें, रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, देखिए रुम्मिनदेई स्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें, ये लुम्बिनी वाला है। तो अशोक अपने शासन के, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आपको पता है कि भैया अशोक अपने शासन के लगभग, अगर आपसे बातचीत करें तो किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है? जरा बताइएगा, अशोक अपने शासन के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है? हमने आपको बताया, बताइए भाई। तो जब लुम्बिनी की यात्रा करता है तो आपको पता है वहां पर जो टैक्स है, वहां पर जो कर है, उस कर को क्या किया जा रहा है? उस कर को, पहले कर 1/6 लिया जाता था, उसको कम करके 1/8 कर दिया जा रहा है। मतलब कर में कमी कर दी जा रही है, टैक्स को क्या किया जा रहा है? कम कर दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम यहीं पर बातचीत करें, यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सटे, लगभग अगर हम आपसे बातचीत करें
तो 6 मील उत्तर में नेपाल में स्थित है। ये रुमिंद स्तंभ लेख है, ये कहां पर है? नेपाल में, उत्तर प्रदेश से सटे बस्ती से लगभग 6 मील उत्तर में स्थित है, नेपाल में है। ठीक है, अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला नेक्स्ट स्तंभ लेख की बातचीत करें, निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ लेख अगला कौन सा है? 5वां, निगाली सागर स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, देखिए निगाली सागर स्तंभ लेख के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, यह भी नेपाल में स्थित है। कहां पर? नेपाल में। तो लुम्बिनी से लगभग 13 मील दूरी पर यह लोकेटेड है। कहां पर? तो लुम्बिनी से 13 मील दूरी पर, लुम्बिनी से 13 मील दूरी पर। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो हमने एक बात बताई थी, यहां पर एक बौद्ध मुनि का स्तूप था, कनक मुनि का, और यही निगाली सागर स्तंभ लेख में क्या आदेश मिलता है कि जो कनक मुनि का स्तूप है उसको क्या किया जाएगा? आकार में दोगुना कर दिया जाएगा। इसी में क्या मिलता है? तो कनक मुनि स्तूप की चर्चा मिलती है, इसमें कनक मुनि स्तूप की चर्चा मिलती है। और अशोक द्वारा इसे क्या किया जाता है? और अशोक द्वारा इसे दोगुना, मतलब बड़ा करने का क्या किया जाता? आदेश, दोगुना करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, दोगुना करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये अशोक द्वारा स्तूप के विस्तार का उल्लेख करता है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, तक्षशिला अभिलेख है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला है तक्षशिला अभिलेख। तक्षशिला अभिलेख वर्तमान में कहां पर है? तो तक्षशिला अभिलेख वर्तमान में अगर हम आपसे बातचीत करें तो तक्षशिला अभिलेख वर्तमान में पाकिस्तान में है। और यह किस भाषा में लिखा है? तो हम कहेंगे ये जो है अरमाइक, पाकिस्तान में है। और अगर हम आपसे बातचीत करें, अरमाइक स्तंभ लेख है ये, अरमाइक स्तंभ लेख। तो इधर जो प्रदेश अपने भारत में है वो सब ब्राह्मी में लिखे गए हैं, और जो आपने आप देखोगे पश्चिमोत्तर साइड में स्थित है वो सब किस में है? अरमाइक लिपि में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर कंधार अभिलेख की बातचीत करें, कंधार अभिलेख ये भी कहां पर है? तो कंधार अभिलेख की बातचीत करें तो ये आपका दक्षिणी अफगानिस्तान में, कहां पर? अफगानिस्तान की बातचीत कर रहे हैं, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में। और ये भी किस में होगा? तो स्वाभाविक सी बात है अरमाइक में होगा, अरमाइक भाषा में होगा या लिपि में होगा। और इसके साथ साथ बातचीत करें तो आप देखोगे इसमें अशोक के धम्म के विषय में किए गए प्रयत्नों की सफलता के बारे में बताया गया। इसमें क्या बताया गया? अशोक की धम्म के बारे में, अशोक की धम्म के बारे में, धम्म के बारे में किए गए प्रयत्नों के बारे में बताया गया है। प्रयत्नों के बारे में, प्रयत्नों के बारे में बताया गया है, बताया गया है। यह है आपका अशोक की धम्म के बारे में किए गए प्रयत्नों के बारे में कहां पर बताया गया? कंधार अभिलेख में। इसके साथ साथ अगर हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करें तो अब आपका क्या बचता है? अब आपका बचता है पृथक लेख। और अगर हम पृथक लेख के बारे में बातचीत करें तो पृथक लेख आपके कहां पर मिलेंगे? तो हम कहेंगे धौली तथा जौगढ़ में पृथक लेख देखने को मिलेंगे। कहां पर? धौली तथा जौगढ़ में, धौली तथा जौगढ़ में पृथक लेख देखने को मिलेंगे। और ये दोनों लोकेशन कहां पर है? उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो ये बेसिक्स था आपका अशोक के बारे में। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा? लोकेशन पूछ लेगा। दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख को किस शासक के द्वारा दिल्ली ट्रांसफर किया गया? ऐसे पूछ लिया जाएगा। कब ट्रांसफर किया गया? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कंधार अभिलेख कहां पर लोकेटेड है? तो आप अफगानिस्तान या दक्षिणी अफगानिस्तान करके आओगे। ठीक, अब हम यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे अशोक का धम्म, अशोक के धम्म के बारे में थोड़ी सी चीज सीखेंगे। तो अशोक का धम्म, बुद्ध का धम्म नहीं, अशोक का धम्म। देखिए अशोक के धम्म के बारे में जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, अशोक का जो धम्म है इसके बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, इसकी जो परिभाषा है वो कहां मिलती है? हम कहेंगे राहुलोवाद सूत्र में मिलती है। इसकी चर्चा, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी चर्चा राहुलोवाद सूत्र, राहुलोवाद सूत्र में मिलती है। किसमें? राहुलोवाद सूत्र में मिलती है।
राहुलोवाद सूत्र के बारे में बातचीत करें, इस सूत्र को गेह विजय भी कहा गया। इसको क्या कहा गया? इसे ही गेह विजय भी कहा गया, गेह विजय के नाम से जाना जाता है। अब ये गेह विजय का मतलब क्या होता है? गेह विजय का मतलब होता है बेसिकली, जिसका अर्थ है गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। क्या है? गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। गेह विजय का मतलब है, इसमें क्या है? इसमें गृहस्थों के लिए, या क्या है? तो गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ है, अनुशासन ग्रंथ है। अनुशासन ग्रंथ किसके लिए? गृहस्थ लोगों के लिए। और इसी के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप सबको पता है अब अशोक का धम्म कहता क्या है? अशोक का धम्म कहता है लोगों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अशोक के धम्म में पहली बात क्या है? लोगों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये कह रहा अशोक। लोगों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। ये अशोक का धम्म है कि माता पिता का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए या आज्ञा माननी चाहिए। दूसरे के बारे में बातचीत करें, दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है ब्राह्मणों तथा श्रवणों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा श्रवणों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला क्या कह रहे हैं? अगला इसमें कह रहे हैं कि भैया कि दासों तथा नौकरों से उचित व्यवहार करना चाहिए। दासों तथा नौकरों से उचित व्यवहार करना चाहिए। दासों तथा नौकरों से उचित व्यवहार करना चाहिए। नौकरों से उचित व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए। जो दास हैं, जो नौकर हैं, उनसे एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम अगली बातचीत करें तो ये क्या कहते हैं? अगला कहते हैं भैया अकारण किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। अकारण किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये अशोक का धम्म कहता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम अगली बातचीत करें और क्या कहते हैं, तो अगला ये कहते हैं, अशोक का धम्म कहता है कि भैया कि लोगों को जीव हिंसा से परहेज करना चाहिए। लोगों को जीव हिंसा से परहेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परहेज करना, ये परहेज है, परहेज करना चाहिए। मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, जीवों के, प्राणी मात्र के प्रति कैसा? दया का भाव होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम अगली बातचीत करें तो और क्या कहते हैं? कह रहे भैया धन का संचय नहीं करना चाहिए, धन का संचय नहीं करना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ मितव्ययी भी नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक खर्च करने वाला भी मितव्ययी भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मितव्ययी भी नहीं होना चाहिए। तो ये अशोक के धम्म की क्या है? महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती। ठीक है, तो ये हमने अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन ली। ठीक, तो अशोक अपने टाइम के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान सम्राटों में से एक था, जिसने अपनी प्रजा को ज्ञान के दृष्टिकोण से, धम्म के दृष्टिकोण से अलग अलग जगहों पर अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया, जिनमें आप महाशिलालेख, यानी कि अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखते हो बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, पृथक लेख, इसके साथ साथ बृहद शिलालेख जैसी चीजों पर आप इनके बारे में पढ़ते हो। अशोक का जो धम्म है वो मानव मात्र के प्रति दया का भाव रखने की बातचीत करता है, वकालत करता है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, अशोक अपने समकालीन शासकों में कलिंग युद्ध को जीतने के बाद वो इतना महान शासक हुआ, लोग इतना, मतलब कहीं भी विद्रोह नहीं हुआ उसके शासनकाल में। और आगे चलकर अगर हम आपसे बातचीत करें तो उसने शांतिपूर्वक, अहिंसा पूर्वक क्या किया? शासन किया। ठीक है, और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो बौद्ध धर्म का ये क्या हो गया? अनुयायी बन गया और बौद्ध धर्म का ये प्रचार करता था। लेकिन केवल ये नहीं है कि ये केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार करता हो, ये दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता था। ठीक है, तो ये आपका अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करा दी।
आप सभी लोग अगर सेशन को अच्छा लगा किया करे तो आप सब लोगों को सेशन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, जीके जीएस बाई सुधांशु सर। ये आपका क्या है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हो, जहां पर आपको इस क्लास का वीडियो लिंक मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, क्लास की पीडीएफ मिल जाती, और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाती। तो आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सबको।